नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष और आपका स्वागत है मोस्ट रिपीटेड सीरीज में। आज मैं आपके लिए ऐसा महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूं जिसका नाम है 1857 रिवोल्ट। ये कई बार आरआरबी हो गया, एसएससी हो गया, हर बार ये पेपर में सवाल पूछा जाता है। मैं यहाँ पे शुरुआत में कंसेप्ट बताऊंगा आपको कि 1857 रिवोल्ट क्यों हुआ, उसके पीछे का कारण क्या था, और मैं ये बताऊंगा इमीडिएट कॉज क्या थे, और ये बताएंगे उसके बाद क्या क्या चीजें बदली। और साथ ही साथ में यहाँ पे आपको पीवाईक्यू भी मिलेंगे जो आपको यहाँ पे तैयारी पूरी मजबूत कर देंगे कि पेपर में आपके एक भी मार्क्स कटे ना। तो शुरू करते हैं सबसे पहले 1857 का रिवोल्ट। उससे पहले जानते हैं कि पेपर में कितने सवाल पूछे गए हैं इससे। देखिए, हिस्ट्री में अगर ट्रेंड एनालिसिस करा जाए तो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाला टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री। उसी का ही मैंने सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक लिया है 1857 का रिवोल्ट। ये देखिए, 1857 के रिवोल्ट से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन लगभग 833 क्वेश्चन पूछे गए हैं मॉडर्न हिस्ट्री से। इसलिए मैं ये टॉपिक लेके आया हूं। हमें यहाँ पे जीएस पूरी नहीं पढ़नी, लेकिन जीएस में मार्क्स लेने हैं तो हमें सेलेक्टेड टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे। वही मैं टॉपिक यहाँ पे लेके आया हूं आपके लिए। अब जानते हैं 1857 का रिवोल्ट। उसको जानने से पहले थोड़ा सा हम उसके बेसिक को देखते हैं कि इससे पहले क्या कंडीशन थी हमारे देश में। हमारे देश में तीन चार लेवल पे क्या हो रहा था, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। ब्रिटिशर जब आए हमारे इंडिया में तो उन्होंने पॉलिटिकल लेवल हो गया, सोशल लेवल हो गया, मिलिट्री के लेवल हो गया, इकोनॉमिकल लेवल हो गया, इन सब लेवल पे वो इंडियंस का क्या कर रहे थे, एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे। अब वो धीरे धीरे जब एक्सप्लॉयटेशन होने लगा तो एकदम से जो चिंगारी निकली जिसे इमीडिएट कॉज कहते हैं वो भी बताऊंगा। इमीडिएट कॉज की वजह से क्या हो गया, 1857 का रिवोल्ट हो गया। और उसके बाद ब्रिटिशर ने क्या चेंज करे वो भी हम यहाँ जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं तुरंत। अब जैसे देखते हैं बिफोर 1857 से पहले क्या क्या हुआ। जैसे अगर मैं बताऊं आपको सोशल लेवल पे, सोशल लेवल सोशल लेवल पे क्या होने लगा, सोशल लेवल पे प्रॉब्लम आने लगी। जैसे फार्मर्स थे, फार्मर्स से क्या लेने लगे, ज्यादा टैक्स लेने लगे। ज्यादा, जैसे आपने देखा होगा रैयतवाड़ी सिस्टम था, जैसे महलवाड़ी सिस्टम था। उसमें क्या होता था, अगर आपने प्रोडक्शन कोई करा है तो उसका आपको सर्टेन परसेंटेज आपको ब्रिटिशर्स को देना है। लेकिन अगर मान लीजिए फेमाइन जैसी कंडीशन आ गई तो वो पीजेंट कहाँ से देगा। तो ये सब प्रॉब्लम, और वो ब्रिटिशर जो होते थे वो उनसे तब भी कहते थे अगर फेमाइन आ गया है तब भी आपको हमें क्या देना है, टैक्स देना है। अब वो पब्लिक कब तक चुप रहेगी। तो धीरे धीरे उनके अंदर क्या होने लगा, गर्मी आने लगी, धीरे धीरे उनको लगने लगा परेशानी होने लगी ब्रिटिशर से। वो लोग धीरे धीरे क्या करने, नफरत करने लगे। ये सोशल कॉज हो गया। दूसरा देखते हैं पॉलिटिकल कॉज। पॉलिटिकल कॉज क्या होगा, पॉलिटिकल प्रॉब्लम क्या थी, पॉलिटिकल प्रॉब्लम थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या कहता है, डीओपी, जिसे अभी सब चीजें मैं यहाँ पे मैंने नोट कर रखी है, यहाँ पे बस आपको कंसेप्ट समझा रहा हूँ। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ये 1848 में आया था, डलहौजी ने इसको लेके आए थे। उसमें क्या बोला गया था, अगर किसी इंडियन रूरल का विदाउट मेल हेयर है, यानी उसका मेल जो है उसका संतान नहीं है, तो क्या होगा, वो वाला जो आपका रूलर है और जो आपका साम्राज्य है वो किसके पास चला जाएगा, वो ब्रिटिशर के पास चला जाएगा। ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में लिखा था। तो अब ये क्या होने लगा, यहाँ पे बहुत सारे जो इंडियन रूलर थे वो इससे परेशान होने लगे। अगर मान लो उनका कोई मेल हेयर नहीं हुआ तो वो सारा आपका जो साम्राज्य है या पूरा आपका जो किंगडम है वो ब्रिटिश ले लेंगे। ये समस्या आने लगी। लेकिन डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की जो बात थी इसमें अवध ने सबसे ज्यादा सर्टेन कॉज कर दिया। अवध क्या था, 1856 की बात है। अवध में अवध के राजा थे, उनके क्यों था, मेल हेयर था, उनका मेल हेयर था। तो उनको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत उनको सरेंडर करना था। लेकिन फिर भी ब्रिटिशर ने उनके किंगडम को क्या कर लिया, हत्या लिया। अब पूछा जाएगा ब्रिटिशर से, भैया आपने क्यों हत्या लिया। तो उन्होंने जवाब दिया कि आप अच्छे से रूल नहीं कर पा रहे हैं, आप अच्छे से रूल नहीं कर पा रहे, इसलिए हमने आपका किंगडम ले लिया है। अब ये बात, अब
अब ये खुद सोचिए, जब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लेके आए थे जब डलहौजी साहब, तो उनके उनके बाद जब इस तरह से आपसे पूछा जा रहा है कि आप एकदम से अपनी बात से मुकर गए, कि क्या कहते हैं कि आप अच्छे से रूल नहीं कर पा रहे, इसलिए हम आपसे क्या कर रहे हैं, आपका साम्राज्य ले रहे हैं। तो ये तो गलत हो गई ना। जो चीजें लिखी हुई हैं कम से कम उस हिसाब से चलो तुम। अब इन उस हिसाब से नहीं चले तो ये धीरे धीरे क्या होने लगा, पॉलिटिकल कॉज होने लगा। अब यहाँ पे राजा लोग भी क्या होने लगे, 1857 आने वाला है, 1856 में करा, 1857 आने वाला, धीरे धीरे वो क्या होने लगे, गुस्सा होने लगे, ब्रिटिशर से नफरत करने लगे। तो ये पॉलिटिकल लेवल पे होने लगा। आगे देखते हैं मिलिट्री लेवल पे क्या हुआ। अब मिलिट्री की अलग प्रॉब्लम थी। मिलिट्री की क्या प्रॉब्लम थी कि इंडिया एक जनरल सर्विस एक्ट आता था। जनरल सर्विस एक्ट में 1857 से पहले क्या होता था कि ये इन लोगों से, इंडियन से पूछा जाता था कि आप क्या विदेश यात्रा करेंगे, क्या आप समुद्र को पार करेंगे। तो जिसने कह दिया हाँ हम कर लेंगे साहब, तो आपको ले जाया जाएगा। लेकिन जो कहता था नहीं हम नहीं कर पाएंगे, तो उन्हें रोक दिया जाता है। लेकिन धीरे धीरे जब ब्रिटिशर का पूरे वर्ल्ड में एक्सपेंशन होने लगा, वर्ल्ड में पूरी तरह से फैलाने लगे अपने एम्पायर को, तो वो इंडियन सोल्जर की उनकी जरूरत पड़ने लगी कि वो जापान भी जा रहे हैं उनके सोल्जर, वो आपके यूएस भी जा रहे हैं। तो अब उन लोगों के लिए क्या हो गया कि अब क्योंकि इंडियन जो सोल्जर थे वो सस्ती सैलरी पे काम करते थे, तो अब होने लगा उन लोगों को वहां पे भी अपने एम्पायर को वो स्ट्रॉन्ग रखना है। तो इसलिए वो क्या करने लगे, वो आपके जो ब्रिटिशर जो इंडियन सोल्जर थे उन लोगों से कहने लगे अब आपको जाना ही पड़ेगा। जनरल सर्विस एक्ट में कंपलसरी कर दिया कि आपको जाना ही है। लेकिन इंडियन सोल्जर जो था वो हिंदू भी था, वो हिंदू परिवार से आता था। अब हिंदू परिवार में क्या एक रीत होती थी कि अगर आपने समुद्र को पार कर लिया तो आप छुआछूत हो जाओगे, छुआछूत जैसा आपसे व्यवहार करा जाएगा, आप अशुद्ध हो जाओगे, ऐसा परंपरा थी। अब लेकिन 1850 के आसपास, 1850 से 40 के बीच में क्या होने लगा, इंडियन सोल्जर पे दबाव बनाया जाने लगा कि अब आपको क्या करना है, अब आपको बाहर कंपलसरी जाना पड़ेगा। तो मिलिट्री में भी ये क्या होने लगे, चेंजेस आने लगे। अब मिलिट्री के लोग भी क्या होने लगे, ब्रिटिश से नफरत करने लगे। आगे देखिए एक और छोटा सा रिलीजियस, इसको रिलीजियस देखते हैं, रिलीजियस प्रॉब्लम। ध्यान से देखिए रिलीजियस प्रॉब्लम में क्या था। अब रिलीजियस प्रॉब्लम में जैसे एक मैं आपको बताता हूँ, 1837 में एक एक्ट आया। उसमें क्या करा, पहले इंडिया की जो ऑफिशियल लैंग्वेज होती थी वो पर्शियन लैंग्वेज होती थी। पर्शियन लैंग्वेज जो बोलते थे वो मुस्लिम लोग बोलते थे। लेकिन 1837 में इस एक एक्ट के द्वारा, जिसे बोलते हैं माइन्यूट कम्युनिटी एक्ट, उस एक्ट में क्या बोल दिया गया, उस एक्ट में ये बोल दिया गया अब हम इंडिया की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उसे इंग्लिश को घोषित कर देते हैं। इससे क्या हुआ, इससे मुस्लिम लोग परेशान होने लगे। मुस्लिम लोगों के अंदर लगने लगा कि भाई इतने समय से पर्शियन ऑफिशियल लैंग्वेज थी, अब आप एकदम से इंग्लिश को कर दे रहे हो, तो हमारे सेंटीमेंट का भी उन लोगों को क्या होने लगा, उनके सेंटीमेंट हर्ट हो गए। इस वजह से मुस्लिम लोग भी क्या हो गए, ब्रिटिश के अपोज में हो गए। ये सारे कॉज चल रहे थे 1850 में। 18 मतलब ये समझ लिए 1857 से पहले ये सब चल रहा था। बहुत सारे आपके जैसे ट्राइबल मूवमेंट भी चल रहे थे, संताल रेवोल्यूशन हो गया, संताल रिविलियन हो गया, कोल रिविलियन हो गया। इसमें भी क्या हो रहा था, जो ब्रिटिशर थे वो पर्टिकुलर किसी ट्राइब पे फोकस हो गए थे, पर्टिकुलर किसी फार्मर पे मतलब फोकस हो गए थे, पर्टिकुलर किसी रीजन पे फोकस हो गए थे। तो वो लोग भी क्या हो रहे हैं, उनके सेंटीमेंट भी तो हर्ट हो रहे हैं ना। उनके सेंटीमेंट हर्ट होने की वजह से ये सारी चीजें क्या हो गई, इंडिया में पूरी तरह से सभी के अंदर फैल गई कि हमें ब्रिटिशर पसंद नहीं है। लेकिन फिर भी 1857 का रिवोल्ट नहीं हुआ था। तो वो क्या इमीडिएट कॉज था, वो क्या इमीडिएट कॉज था कि तुरंत 1857 का रिवोल्ट उस दिन हो गया। उसके पीछे का कारण था एनफील्ड राइफल, इमीडिएट कॉज। इसको नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, इमीडिएट कॉज में क्या था। ध्यान से समझते रहिए, ये पूरा कंसेप्ट क्लियर करूंगा यहाँ पे और साथ में पीवाईक्यू भी लगा के जाएंगे आज अपन। इमीडिएट कॉज क्या था, इमीडिएट कॉज में हम यहाँ ये देखते हैं, पहला एनफील्ड राइफल। एनफील्ड राइफल्स की जो कार्टिलेज थी, कार्टिलेज थी, उसमें हम लोग पॉर्क का इस्तेमाल करने लगे, काओ का इस्तेमाल करने लगे, क्योंकि जब उसको ऐसे छीलते थे तो उसमें पॉर्क लगा हुआ आता था। अब क्या है, ये लोग हिंदू और मुस्लिम दोनों कम्युनिटी के लिए क्या है, ये पवित्र नहीं मानी जाती हैं, वो लोग इसको अपवित्र अपवित्र मानते हैं। तो ये सब चीजें जब इमीडिएट कॉज बना,
ये चीज इमीडिएट कॉज बनी कि जब आपके कैनिंग साहब आ रहे थे, या उस समय आपके कौन से गवर्नर जनरल थे, कैनिंग आने वाले थे, डलहौजी चल रहे थे 1856 से 1857 में कैनिंग आए, तो डलहौजी ने ये सब चीजें क्या कर दी गई, मिलिट्री पे इंप्लीमेंट कर दी गई कि अब जो कार्टिलेज है वो कार्टिलेज आपका पोर्क का बना हुआ है, काऊ के उसका स्किन का बना हुआ है। तो इस वजह से एकदम से सर्टेन कॉज बन गया, ये इमीडिएट कॉज बन गया और मिलिट्री में पूरी तरह से फैल गया। अब जैसे मान लीजिए मैं सोल्जर हूँ, तो मेरे घर वालों को पता चल गया कि अच्छा काऊ का वो बना हुआ है, तो वो पूरे गांव में फैल गया, पूरे देश में फैल गया। ऐसे तरह से पूरे देश में ये चीजें फैल गई, ये इमीडिएट कॉज बना। और इस बात को हम लोगों ने क्या, अब जैसे एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन कैसे पहुंचाते थे, उस समय तो ऐसा कुछ था नहीं, तो उस समय वो इन लोगों का एक रोटी का सिस्टम चलने लगा, चपाती सिस्टम चलने लगा। अगर राइफल कोई आ रही है, अगर हमें वो इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है, तो हम लोग चपाती भेजने लगे। जैसे बैरकपुर से मेरठ पहुंची, मेरठ से अंबाला पहुंची, तो वो चपाती हम लोग पहुंचाने लगे, और उससे चपाती से ही ये एक टाइप से क्या हो गया, रिवॉल्ट पूरे इंडिया में फैल गया। ये था इमीडिएट कॉज। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ऑब्वियस ही बात है कि जो ब्रिटिशर होंगे वो क्या करेंगे, ब्रिटिशर हमें खुश करने की कोशिश करेंगे, इंडियन को खुश करने की कोशिश करेंगे। अब उन्होंने क्या कर दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म ही कर दिया पूरी तरह से। ईस्ट इंडिया कंपनी जो यहाँ पे है, आफ्टर में क्या बोला जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी रिमूव। पहला पॉइंट, ईस्ट इंडिया कंपनी रिमूव कर दी कि भैया अब ईस्ट इंडिया कंपनी कुछ नहीं है, अब तो क्राउन के सीधे अंदर में इंडिया रूल करेगा। पहली बात ये बोल दी इन्होंने। दूसरा, उन्हें खुश करने के लिए क्या बोल दिया, अब आपके लिए क्या कर दिया गया, मिलिट्री में जो इंडियन सोल्जर होता था उसकी रैंक ऊपर बढ़ा दी गई, उसको क्या कर दिया गया, ऊपर तक प्रमोशन बनाने की चीजें कर दी गई, उसके लिए सुविधा कर दी गई। ये कर दिया, मिलिट्री को खुश करा गया। मिलिट्री में इंडियंस का जो प्रमोशन हो गया उसे इंक्रीज कर दिया, प्रमोशन वो बढ़ा दिया है। और क्या बोला गया होगा, 1858 का एक एक्ट आ गया, उन्होंने कहा कि अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया नहीं रहेगा, अब वाइसराय आएगा। ये नया ले आए वो। अब जैसे मान लीजिए मैं आपके सामने खड़ा हूं, मैं आपका मान लो कैनिंग हूं मैं, तो पहले मुझे बोलते थे कि आप गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है। अब हूं मैं ही, लेकिन आप कह दिया अब इसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया नहीं बोलेंगे, अब इसे वाइसराय ऑफ इंडिया बोलेंगे। इस तरह से जो ब्रिटिशर हैं वो इंडिया को क्या बना रहे थे, इंडियन सिटीजन को क्या बना रहे थे, पागल बनाने की कोशिश कर रहे थे। बस खुश कर रहे थे, थोड़ा थोड़ा उनको क्या कर दिया, लेजिस्लेटिव राइट्स में उनको थोड़ा सा एंट्री दिला दी कि अब आपको लेजिस्लेटिव राइट्स, लेजिस्लेटिव असेंबली में आपको आपको बुलाया जाएगा, लेजिस्लेटिव असेंबली में, लेकिन बुलाया तो जा रहा है, लेकिन बस चाय पकौड़ा खिलाने के लिए, बस कि आइए चाय पानी पीजिए और जाइए। कोई उनसे लॉ मेकिंग का काम नहीं करवा रहे हैं। ये सब चीजें आफ्टर में आती हुई आपको नजर आने लगी। ये पूरा कंसेप्ट मैंने समझा दिया 1857 का रिवोल्ट पहले क्या था, बाद में क्या था। अब इसको थोड़ा नोट से समझ लेते हैं कि क्या क्या इसमें सवाल बनते हैं। देखिए, कॉज ऑफ 18 से इमीडिएट कॉज, एनफील्ड राइफल में, एनफील्ड राइफल मतलब जो आपका कारतूस जो होता है उसमें जो है ग्रीज रैपर लगाए गए पिग फैट के और काऊ के। ये मैंने आपको पूरा समझाया। और इससे रिलीजियस, हिंदू हो गए मुस्लिम हो गए, दोनों रिलीजन के लोग क्या हो गए, परेशान होने लगे। आगे देखिए, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लेके आए डलहौजी, ये पेपर में सवाल पूछा गया है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कब आया, 1848 में। कौन लेके आए, डलहौजी लेके आए। कौन कौन से स्टेट पे लेके आए, सतारा पे लेके आए, झांसी पे लेके आए, नागपुर पे लेके आए, लेकिन अवध पे मिसमैनेजमेंट पे लेके आ गए। यही उन लोगों ने क्या हो गया, उनके अंदर इंडियंस के लोग, इंडियन के जो रूलर थे उनके अंदर परेशानी पैदा हो गई। मेल हेयर नहीं होगा तो उसको हम ऑटोमेटिकली ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर ले लेंगे, ये बात बोली। सतारा को कब लाए, झांसी को कब लाए, अवध को लेके आए 1856 में, वो भी मिस गवर्नेंस के लिए। आप अच्छे से रूल नहीं कर पा रहे इसलिए हम आपका राज्य ले रहे हैं। लेकिन डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में ऐसा बोला नहीं, फिर भी ले लिया, तो अवध के लोग परेशान हो गए। आगे देखिए, 10 मई 1857 मेरठ से ये मूवमेंट शुरू हुआ, लेकिन ये 29 मार्च को, ये डेट पता होनी चाहिए आपको, 29 मार्च 1857 को पहली बार ये मूवमेंट को, जो हमने बताया कार्टिलेज मूवमेंट, चपाती मूवमेंट जो चला था, उसको शुरुआत करा था मंगल पांडे ने। मंगल पांडे ये लेके गए थे वो रोटी का सिस्टम जो था कि पहले बैरकपुर से जाएगा मेरठ, मेरठ से फिर अंबाला, ऐसे जो रोटी सिस्टम चला था, इन्होंने सबसे पहले आवाज उठाई थी इस बात के लिए कि ये कारतूस जो है, कार्टिलेज जो है वो इंडिया के पिग का और पोर्क का बना हुआ है। तो ये मंगल पांडे को फिर इनको फांसी दे दी गई। जब इनको फांसी दे दी गई तब ये मूवमेंट पूरे देश में फैल गया। तब 10 मई 1857 को मेरठ से ये क्रांति शुरू हो गई थी।
तो ये पूरा था यहाँ पे। इमीडिएट कॉज था ग्रीस कार्टिलेज, बता चुके हैं। सिंबल्स क्या था, लोटस एंड चपाती, लोटस एंड चपाती, कि चपाती को आपको मुंह फैलाना है, क्योंकि उस समय क्या था, इतना ज़्यादा टेलीग्राम वाली व्यवस्था नहीं थी, टेलीग्राम जैसे मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए, तो हम लोग चपाती और लोटस का इस्तेमाल करते थे। एग्जाम अलर्ट क्या है, सूर्यसेन सेन जो है, इन्होंने ऑफिशियल हिस्टोरियन है जिन्होंने इस रेवोल्यूशन को लिखा है, अपनी इंडियन जो आपके हिस्टोलॉजर हैं उन्होंने लिखा हुआ है। आगे देखते हैं कौन कौन कहाँ से मूवमेंट शुरू हुआ, क्योंकि दिल्ली सबसे चले गए थे, दिल्ली चलो के नारे लग रहे थे। बहादुर शाह जफर के अंडर में सब लोग काम करना चाह रहे थे कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह हैं, तो उनके अंडर में हम लोग सब लीडर बन जाएंगे वो, और उनके अंदर में सारे जो लोग हैं, जैसे झांसी से आ जाएंगे, लखनऊ से बेगम हजरत महल आ जाएंगी, कुंवर सिंह बिहार से आ जाएंगे, ये सब मिलके मुगल एम्परर जो है आपके बहादुर शाह जफर थे उनके अंडर में काम करेंगे। लेकिन बहादुर शाह केवल टीटोलर थे, उनके पास कोई पावर नहीं थी। वो कह रहे थे कि भाई मैं क्या करूंगा, मैं तो खुद बूढ़ा हूँ, तुम ही लोग करो। लेकिन वो कह रहे थे कि नहीं, आप मुगल हैं, आप इतना आपका लेगेसी है, आपकी इतनी लेगेसी बनी हुई है, तो आप ही इस मूवमेंट को लीड करिए। लेकिन फिर आगे कुछ हुआ नहीं, उनको फिर रंगून भेज दिया गया था जब ये मूवमेंट खत्म हुआ था। तो दिल्ली से बहादुर शाह जफर थे, नॉमिनल हेड थे, लेकिन इसको लीड कर रहा था जो यहाँ पे लीडर था आपका जनरल, जो जनरल बख्त खान था। याद रखना पड़ेगा आपको कि जनरल बख्त खान कहाँ से आया था, पेपर में यही सवाल पूछा गया, जनरल बख्त खान। प्रिकर्सर बता दिया, जो आगे का मूवमेंट सबसे पहले लीड कर रहा था वो मंगल पांडे थे। नेटिव, ये भी पूछा जा सकता है, 34 नेटिव इन्फेंट्री जो बैरकपुर की थी, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया था कि अब हम ये काम नहीं करेंगे, कार्टिलेज को अपने मुंह से इस्तेमाल नहीं करेंगे। लखनऊ से बेगम हजरत महल, ये कई बार पेपर में सवाल पूछा गया है। कानपुर से नाना साहेब और तात्या टोपे थे, इन्होंने भी मूवमेंट को आगे लीड करा। कानपुर से हो गया, बिहार से कुंवर सिंह थे, ये भी मैं बता चुका हूँ। और झांसी से रानी लक्ष्मीबाई थी, जिनका असली नाम था मणिकर्णिका, मणिकर्णिका। अब देखते हैं कि बेगम हजरत महल लखनऊ से, वही चीज लिखी हुई है, लक्ष्मीबाई झांसी से, बहादुर शाह जफर दिल्ली और कुंवर सिंह बिहार से। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया। लेकिन ये भी ध्यान रखिए, तात्या टोपे को लोग ये समझते हैं कि वो झांसी से लड़े, लेकिन वो कानपुर से लड़े थे, ये बात पता होनी चाहिए। आगे देखिए, अब किसने, अब जैसे मान लीजिए इंडियन ने तो अपनी तरफ से कर लिया, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई पहुंच गई, लेकिन वहां से ब्रिटिश भी तो आएंगे, ब्रिटिश भी तो अटैक करेंगे, तो वो ब्रिटिश किसने सप्रेस करा, ये भी पेपर में पूछा गया, तो वो यहाँ लिखा हुआ है, देख लीजिए कि दिल्ली से जॉन निकोलसन और बख्त खान दोनों के बीच में लड़ाई चलने लगी थी। और बख्त खान तो उसका था, बहादुर शाह जफर को लीड कर रहा था, मतलब उस मूवमेंट से आया था वो। लखनऊ कानपुर में आए थे कर्नल कॉम्पवेल आए थे, तो ये भी पेपर में पूछा है, कर्नल कॉम्पवेल कहाँ से लड़े गए थे, कहाँ से ये मूवमेंट को सप्रेस कर रहे थे, तो आपको पता तो नहीं, पता होना चाहिए लखनऊ और कानपुर से। झांसी ग्वालियर से ह्यूज रॉस, ये रानी लक्ष्मीबाई से इनकी लड़ाई चल रही थी। आगे देखिए, पावर में क्या हुआ, ये मैं बता चुका हूँ। 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी को रिमूव कर दिया गया, उसकी जगह ब्रिटिश क्राउन को बना दिया गया कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं रहेगी, अब ब्रिटिश क्राउन रहेगा। और साथ में इन्होंने एक और नई पोस्ट ले आए, SOS, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट में 15 मेंबर थे, और ये भी कह दिया, अब यहाँ पे देखिए उन्होंने क्या कहा, SOS तो बोला, SOS में जो 15 मेंबर होंगे वो बैठेंगे भैया लंदन में, और उनकी सैलरी देगी इंडियन एम्बेसी से जाएगी, यानी इंडियन जो लोग टैक्स भरते हैं उस पैसों से उन लोग SOS के सैलरी दी जाएगी। ये यहाँ पे एक नया फंडा लेके आए ये लोग, जो लोग समझ नहीं रहे थे उस समय, बाद में धीरे धीरे लोगों को समझ में आया 1857 के बाद। गवर्नर जनरल का नाम वायसराय कर दिया, ये बात भी मैंने बता दी आपको। लॉर्ड कैनिंग पहले वायसराय बने थे ऑफ इंडिया में, लॉर्ड कैनिंग 1857 में, और ये लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी थे, ये भी बात पता होनी चाहिए। आगे देखिए, ये पहला सवाल देखिए क्या पूछा जा रहा है। इन 1857 लास्ट रूलर मुगल एम्परर के कौन थे, अभी बता चुका हूँ, बहादुर शाह जफर थे। विच इंडियन सप्लाई ब्रिटिश आर्मी प्लेड अ की रोल इन इवेंट ऑफ द रिप्रेजेंटेटिंग आउटब्रेक ऑफ द रेबेलियन, तो ये बात बताई थी, मंगल पांडे ने शुरुआत करी थी, 29 मार्च से शुरुआत हुई थी, और 10 अप्रैल के आसपास इनको फांसी पे लटका दिया गया था। उसके बाद से मूवमेंट और हाइक पे चला गया था, मंगल पांडे। आगे देखते 1857 को लखनऊ से कौन लीड कर रहा था, लखनऊ से बेगम हजरत महल थी, और पावर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी पास हो गई, किसके पास में हो गई थी, 1858 में हो गई थी। 1858 में 1 नवंबर 1858 को ये पूरी तरह से इंडियन जो गवर्नर, जो आपके लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, उनको वाइसरॉय ऑफ इंडिया बना दिया गया था। आगे देखते हैं, ये RC मजूमदार हो गए, और फर्स्ट वर्ड ऑफ इंडिपेंडेंस बोला था VD सावरकर साहब ने,
ये पेपर में कई बार पूछा गया है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसने बोला था, वी.डी. सावरकर साहब ने बोला था। और ये देखिए, नाइदर द फर्स्ट नॉर नेशनल अ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, आर.सी. मजूमदार जी ने ये बात बोली थी। ये भी पेपर में कई बार आ चुका है। आपको क्लास ये कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट टॉपिक में ऐसे ही मोस्ट रिपीटेड टॉपिक लेके आऊँगा जो पेपर में कई बार पूछे गए हैं। कंसेप्ट शुरू में पढ़ेंगे, बाद में पीवाईक्यू, और आप प्रैक्टिस करते रहिए, साथ ही साथ मॉक टेस्ट भी लगाते रहिए। आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक यू एवरीवन।